जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डुकिया आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहले के वीडियो में दी हुई प्रतिक्रियाएं प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, चाहे जॉब आपकी सरकारी हो या किसी प्राइवेट कंपनी में, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, अगर आपके साथ में बहुत सारे लोग काम करते हैं, कई सारे लोगों के बीच में आप अगर रहते हैं कामकाज के दौरान, तो उस समय आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपको कामकाज कैसे करना चाहिए, अगर इस तरह के सवाल आपके मन में है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में कुल 21 बातें बताई गई है जो कार्यालय में कामकाज के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, समय के पाबंद रहें। कार्यालय का समय जो भी निश्चित किया हुआ है, चाहे आपके अपने बिजनेस पे जाने का, उस समय पर आपको पक्का समय से इवन पहले ही वहां पर पहुंच जाना है। समय का पाबंद रहने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान वहीं पर हो जाता है। ध्यान रहे, कामकाज शुरू करने का समय भी और कामकाज खत्म करने का समय भी, उन दोनों समय पर आपको पाबंद रहना है। कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो तो जो भी ऑफिस का नियत तय समय है उसके पूरा होने से पहले पहले अपना काम अवश्य निपटा लें। अगर कभी कभार समय के उपरांत भी आपको रुकना पड़े तो बात अलग है, अदरवाइज समय पे ऑफिस आएं और समय पर ही वापस घर जाएं। समय के पाबंद रहना बहुत ही जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को कभी भी हल्के में ना लें। फौज और जो इतनी आर्मड फोर्सेज है, ट्रेनिंग उनके मुकाबले उसका महत्व कोई नहीं समझ पाता। आर्मड फोर्सेज की ट्रेनिंग में, जैसे फौज की ट्रेनिंग ग्राउंड में ये लिखा रहता है कि ट्रेनिंग के दौरान पसीना बहाओ और लड़ाई के दौरान खून बचाओ। बिल्कुल कटु सत्य बात है ये। ट्रेनिंग का हर संगठन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके भी संगठन में ट्रेनिंग जैसी भी होती है, उस ट्रेनिंग को पूरा ईमानदारी से और पूरा रुचि लेकर उस ट्रेनिंग को पूरी करें। ट्रेनिंग के दौरान आपको वो बातें बताई जाती है जो पूरे लाइफ टाइम आपको काम आती है। और ट्रेनिंग इनिशियली ट्रेनिंग भी हो सकती है और बीच बीच में जितनी रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है उन सभी में सक्रिय रूप से भाग लें। और ट्रेनिंग पर जितने सारे आपको नई चीज बताई जाती है उनको अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में उस चीजों को अमल में भी लाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अपनी ड्यूटी या अपने कार्य के प्रति ईमानदार व सजग रहें। सबसे पहले तो अपनी ड्यूटी को सही से समझें। अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने सीनियर से पूछें। जल्दीबाजी में किसी काम को गलत तरीके से ना कर लें और दिए हुए काम को समय पर पूरा करें। समय पर पूरा करने ही उस काम की सही महत्ता समझ में आएगी। अगर वो कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो ये कार्यालय में इस चीज को सही नहीं माना जाता है। ध्यान रहे, जल्दीबाजी में किया हुआ काम कई बार ऐसा देखने में आया कि उसको पक्का दोबारा ही करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत जल्दीबाजी में भी कोई काम ना करें, लेकिन समय पर पूरा भी उसको जरूर करें। चौथी महत्वपूर्ण बात है, संगठन के नियम जो है वो सबसे सर्वोपरि है। आप जिस भी संगठन में काम करते हैं वहाँ के कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर, कुछ नियम आपके ऊपर लागू होंगे। कुछ कामकाज करने के तरीके और नियम भी वहाँ पर बनाए गए होंगे। उन नियमों को कभी नजरअंदाज ना करें। नियमों के तहत ही काम करें। नियमों को ताक पर रखकर किए हुए काम कभी न कभी लौट कर आप पर एक आत्मघाती हमला जैसा होने वाला हो सकता है। अतः कंपनी के नियमों को, संगठन के नियमों को, या जिस भी सरकार के अधीन आप कार्य कर रहे हैं वहां के नियमों के प्रति सजग रहे हैं और उन नियमों के तहत ही काम करें, उन नियमों से हटकर कभी ना जाए। पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि केवल बॉस को खुश करने के लिए ही काम ना करें। कामकाज इस तरह करें कि आपके बॉस खुश हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिस संगठन में आप काम कर रहे हैं उनका हित सर्वोपरि हो। कुछ ऐसा कर लें कि उससे बॉस खुश हो जाए, चाहे उसके कंपनी के में या अपने संगठन के हित में है या नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी या अपने संगठन का हित और बॉस की इच्छा, अगर इन दोनों के बीच में कभी असमंजस्य हो जाए तो इस सिचुएशन में संगठन के हित और संगठन के नियम सर्वोपरि होने चाहिए, न कि बॉस की इच्छा। हो सकता है बॉस पर कोई दबाव हो सकता है बॉस कुछ सोचने में कुछ गलती कर गए हैं, या फिर हो सकता है
बॉस की नीयत भी खराब हो गई हो। लेकिन किसी भी सिचुएशन में अगर वो संगठन के नियमों के विरुद्ध है या उसके विपरीत है, तो वो काम कभी नहीं करना चाहिए, चाहे बॉस का कितना ही प्रेशर क्यों ना हो। छठवीं महत्वपूर्ण बात है कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को कभी भी गुमराह ना करें। गुमराह करने का सेंस ये है कि किसी काम के लिए अगर आपको बताया गया है, तो उनकी केवल हाँ में हाँ मिला के यस सर हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है। अगर वो नहीं होने वाला लग रहा है, तो उसके बारे में ज़रूर बताएँ कि या फिर इस काम में जो-जो अड़चनें आपको आ सकती है, उनके बारे में ज़रूर बताएँ, जिनमें केवल वो बताएँ जिनको आप खुद सॉल्व नहीं कर पाएँगे। या फिर आपको बताया कि ये काम 5 दिनों में हो जाना चाहिए, आपको देखने से लग रहा है कि ये काम 15 दिन से पहले नहीं होगा, तो कतई ये झूठी हाँ ना भरें कि यस सर 5 दिन में हो जाएगा। ये बोलिए कि सर कोशिश करूँगा 5 दिन हो जाएगा, लेकिन इसको कम से कम 15 से 10 दिन के बीच में लग सकता है। ताकि अगर बॉस इस सच्चाई से जब वाकिफ़ तो हो सकता है कि आपको या तो आपका काम कुछ कम करे या आपके साथ में किसी की मदद के लिए भी किसी को बोलें। लेकिन काम हो जाएगा, जबकि आपको खुद को लग रहा है कि काम नहीं हो पाएगा, ऐसी सिचुएशन से कभी भी बॉस को गुमराह कतई ना करें। गुमराह करने के बजाय बॉस को यथा स्थिति से सही शब्दों में ज़रूर अवगत कराएँ। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कार्यालय के कामकाज और व्यक्तिगत लाइफ को बिल्कुल अलग रखें। इसको मैनेजमेंट की टर्म में वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ऑफिस के कामकाज कार्यालय के अंदर ही उनको जरूर समय पर निपटा लें। कार्यालय के कामकाज का पुलिंदा घर पर लेकर कभी नहीं आए। इससे आपकी घर की लाइफ जरूर डिस्टर्ब होगी। घर का आपका समय आपके परिवार के सदस्यों के साथ बिताने के समय में अगर आप कार्यालय का कामकाज लेकर बैठेंगे, तो घर परिवार के लोगों को ये कतई ठीक नहीं लगेगा और सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान आपका स्वयं का है। इसी तरह घर की समस्याएं अपने कार्यालय में लेकर कतई नहीं जाएं। कार्यालय के कुछ नियम कायदे अलग हैं और घर को चलाने के कुछ नियम कायदे अलग हैं। अगर मित्रों से कुछ मदद चाहिए, तो आपकी व्यक्तिगत रूप से जरूर वहां पर शेयर कर सकते हैं, लेकिन कार्यालय के कामकाज में उन चीजों को कतई ना फंसाएं। अतः वर्क लाइफ को भी बैलेंस रखें और इन दोनों को अलग अलग रखें तो ही बेहतर होगा। आठवां महत्वपूर्ण बिंदु है अपने कार्यालय में जितना भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सही तरीके से तरतीब से सजा कर रखें। इस तरह सजा के रखें कि एटलीस्ट आपको खुद को या आपके अधीनस्थ या आपके सहकर्मियों को जब आवश्यकता पड़े तो बिना समय गंवाए उस रिकॉर्ड को वो खोज के निकाल सकें। ऐसा नहीं कि आप सभी को एक ही पुलिंदे में रखते जा रहे हैं कि यस पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, लेकिन जब अगर उस एक किसी एक कागज को खोजने की नौबत आए, तो बाकी सारे कागज या बाकी सारे रिकॉर्ड अस्त व्यस्त हो जाएं और आपको 2-3 घंटे से पहले मिले ही ना। ये जो रिकॉर्ड है ये आपके हार्ड कॉपी यानी फाइल्स है उनको भी ठीक रखना होता है, और कंप्यूटर भी आजकल ज़्यादातर सारे कामकाज कंप्यूटर से होते हैं, उसमें भी फाइलिंग सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको बिना समय गंवाए तुरंत कंट्रोल एफ से आपको सारी चीज जानकारी या जो फाइल चाहिए आपको वहां पर मिल जाए। उसका सिंपल तरीका यह है कि आप किसी भी फाइल को जिस विषय से संबंधित है उसी पे नाम से उसको सेव करें। और ऐसा नहीं कि वर्ड की एक फाइल में नीचे 380 तक पेज हो गए, सबसे लास्ट वाले का प्रिंट देते जाएं और उसी में कुछ अपडेट करके नीचे कॉपी पेस्ट करते रहें। इससे आपको खोजने में या किसी का फॉर्मेट एक का गड़बड़ा गया तो सबके सबके गड़बड़ा जाएंगे। तो अतः हर फाइल को अलग नाम से या नंबर से सेव करें, ये बेहतर होगा। नौवीं महत्वपूर्ण बात है कि कार्यालय में अपने अधीनस्थ व सहकर्मियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें। कामकाज इस तरह करें कि एक दूसरे पे फेंका फेंकी की नौबत ना आए और एक दूसरे से मिलजुल कर सहयोग से काम करें। उनके साथ कामकाज में आपको ऑफिशियली कुछ हो सकता है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार आपका मित्रतापूर्ण रहना चाहिए। आप किसी की भी बात से असहमत हो सकते हैं, अपने बॉस की बात से भी, अपने सहकर्मियों और अधीनस्थ की किसी की बात से भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार मित्रतापूर्ण रहना चाहिए। असहमत अगर हैं तो उस चीज को, उस बात को सरलता से उनके सामने प्रकट करें, नहीं कि अपने व्यवहार में और बाकी संबंधों में कोई दरार आ जाए। ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए। 10वीं महत्वपूर्ण बात है कि आपको कार्यालय में कभी न कभी डांट जरूर पड़ेगी, और अगर आपको वरिष्ठ अधिकारी से डांट पड़ी है
तो इसका मतलब कतई ये नहीं हो जाता है कि उसी डाँट को आप स्वयं उसको अवशोषित करने के बजाय अपने अधीनस्थों पर पूरा का पूरा गुस्सा उतार दें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करने का सोच रहे हैं तो फिर आप लीडर नहीं हैं। अपने अधीनस्थों की गलती पर आप उन्हें कुछ ज़रूर कह सकते हैं, वो भी सही समय पर, पनिशमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन बॉस से डाँट मिली है, उसी डाँट को अगर आपने नीचे पास कर दी तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है? अतः ऊपर से मिली डाँट को या उससे उत्पन्न हुए गुस्से को अधीनस्थ के सामने तुरंत प्रकट कभी ना करें, जब तक कोई बहुत बड़ा बवंडर या कोई मिस्टेक नहीं हो गया हो। क्योंकि अगर कोई बात आपके अधीनस्थ की बात अगर आपके वरिष्ठ अधिकारी तक पहुँची है, तो आपने ज़रूर उसको चेक किया होगा। उसके बावजूद भी अगर आपको डाँट पड़ी है, तो वो गलती आपके अधीनस्थ की नहीं है, वो गलती आपकी है, उसको जज़ब करना सीखें। 11वीं महत्वपूर्ण बात है, लीडर बने, बॉस नहीं। दोनों में बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क है लीडर में और बॉस में। आप इस चित्र से देखिए कि जो लीडर होता है ना, वो टीम के साथ काम करता है और टीम से आउटपुट लेता है। जबकि बॉस टीम को केवल डायरेक्शन देने का काम करता है। वो अपने आप को उस टीम का पार्ट या हिस्सा नहीं मानता है। आपको अगर अपने अधीनस्थों के साथ काम करने का मौका मिले, तो आप उनके लीडर बनिए, उनके बॉस नहीं। लीडर बन के कितने भी मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से किए जा सकते हैं, जबकि बॉस बन के कोई काम आसानी से हो जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम होती है। अतः लीडर बने। लीडरशिप पर एक सेपरेट लेक्चर कभी होगा। लीडरशिप बहुत बड़ा विषय है। अगर आप अच्छे लीडर हैं, तो आप संगठन में अलग ही नज़र आएँगे, अपने अधीनस्थों को, अपने सहकर्मियों को। तो अतः लीडर बने, बॉस नहीं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, ज़िम्मेदारी व स्वामित्व की भावना से काम करें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्वामित्व मतलब ओनरशिप, वो आपके काम में दिखनी चाहिए। कोई भी काम अगर आपको बताया गया है या जिसकी ज़िम्मेदारी आपकी है, उसको पूरा का पूरा उसका मालिक बन के कि ये काम मुझे करना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। किसी दूसरे पर फेंका-फेंकी उसके बारे में कतई नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके खेत का कामकाज है, अगर उसमें कुछ कामकाज में अगर आप पीछे रह रहे हैं, तो उसका आपको जैसे चिंता होती है ना, उसी तरह कार्यालय के कामकाज में भी अगर आप पीछे रह रहे हैं, तो आपको चिंता होनी चाहिए कि ये मेरा काम है। उसके बारे में वो चाहे आपको निर्णय या क्रियान्वयन के लिए आपको किसी ऊपर से परमिशन लेनी हो, लेकिन वो ज़िम्मेदारी आपकी है। 13वां महत्वपूर्ण बिंदु है, शुरुआत करें। इनिशिएटिव आपको लेने चाहिए। किसी भी कामकाज के लिए अगर जैसे संगठन में, आपके कार्यालय में कुछ नया कामकाज करना है और आपके वरिष्ठ अधिकारी चिंतित है कि ये किससे करवाया जाए। अगर आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है या कुछ-कुछ मुझे अनुभव है, मैं इसको मुझे करना चाहिए, तो उस चीज़ को आप बोल के बताइए। ये अपनी इच्छा प्रकट कीजिए कि यस, मैं वॉलंटियर हूँ, ये काम मैं करूँगा, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये पक्का बोलिए। तो इसलिए आपको इनिशिएटिव आपको अपने कामकाज में होना चाहिए। इनिशिएटिव का आपको एक दूसरे शब्दों में तो ये समझाएँ कि कोई एक समस्या है सबके सामने, लेकिन सब लोग ये सोचे कि नहीं, अरे इसमें मैं क्या करूँ? मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी ना है, मैं ही क्यों करूँ? इसको छोड़ के कि अगर कार्यालय में 15 लोग काम करने वाले हैं और समस्या सबको आ रही है, तो उसका समाधान खोजने का आपको शुरुआत करनी चाहिए। ये है इनिशिएटिव है। इसको इस तरह समझें कि आपको पक्का कि ये अगर 15 के 15 लोगों की समस्या है, तो आपकी भी समस्या है। आपको उसका समाधान निकालने के बारे में सक्रिय और अनवरत प्रयास करने चाहिए। आपको इनिशिएटिव लेके उसके बारे में कुछ करना चाहिए। अतः इनिशिएटिव ज़रूर बने। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, एक आपकी एक एबिलिटी होती है, करेज। आपको कार्यालय में फिजिकल करेज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपका मेंटल करेज अच्छा होना चाहिए। ये एक इतनी शानदार क्वालिटी है कि आपको अपने बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट बना देगी। सही को सही और गलत को गलत कहने की आपकी हिम्मत भी होनी चाहिए और आपको उसका तरीका भी आना चाहिए। सही को सही बोलने के लिए किसी से लड़ाई नहीं करना है, लेकिन गलत को गलत बोलना आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आपने गलत को गलत या सही को सही बोलना नहीं सीखा है, तो ये काम ज़रूर कर लीजिए।
इससे हो सकता है कि आपके बॉस, आपके सहकर्मी या आपके अधीनस्थ कुछ समय के लिए आपसे नाराज रहें, लेकिन मनमुटाव नहीं होगा। उनसे नाराज आपसे रह सकते हैं, लेकिन आपकी जो छवि है वो कभी खराब नहीं होगी। कम से कम आपके बारे में ये विश्वास किया जाएगा कि ये बंदा बोल रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा होगा। ध्यान रहे, सही क्या है या गलत क्या है इसके बारे में आपकी व्यक्तिगत इच्छा सेकेंडरी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस संगठन के नियम। अतः मेंटल करेज आपको इस तरह बिल्डअप करके रखना है कि आप सही को सही और गलत को गलत बोल सके। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कार्यालय में अपने अधीनस्थ व सहकर्मियों की मदद करनी चाहिए जब उनको आवश्यकता पड़े। थोड़ी देर पहले यही बताया था कि आपको पारिवारिक और कार्यालय के कामकाज को अलग रखना है, लेकिन कई सालों तक, तकरीबन आप 20 से 30 साल तक इस संगठन में आप जिसमें काम करेंगे या जिसमें काम कर रहे हैं, वो लोग भी आपके साथ रहने वाले हैं। अगर उनको कभी व्यक्तिगत रूप से या कभी कार्यालय में भी किसी काम से अगर मदद की जरूरत पड़े, तो आपको डेफिनेटली मदद करना चाहिए। ये बिना सोचे कि मुझे जरूरत पड़ने पर वापस मदद मिलेगी। ये मान के चलना है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब मदद आपको नहीं मिलेगी, उसके बावजूद भी आपको सबकी मदद करनी चाहिए। मान के चलिए कि अगर आप मदद करेंगे तो लौट के जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको बिना मांगे मिल भी जाएगी, लेकिन तब जब आप मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो अपने साथ वालों की, अपने अधीनस्थ की जरूर मदद करें जब भी जरूरत पड़े। आपके बॉस तो आपसे काम करवा ही लेंगे, लेकिन साथ वालों की मदद करेंगे, ये आपका व्यक्तित्व बताएगा। इससे क्या ये आप मदद करके अब अपने अधीनस्थ को एक कार्यालय में सुरक्षित माहौल का वातावरण दे सकते हैं। वो फील करेंगे कि यस, हम इस कार्यालय में सुरक्षित हैं, हमको मदद के लिए हमारे साथ वाले हमेशा तैयार रहते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने कार्यालय में अपने सहकर्मियों को, अपने अधीनस्थों को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देने वाली बातें करें, कभी नकारात्मक बातें नहीं करें। सकारात्मक ऊर्जा देने वाली। अगर कोई आपके कार्यालय में कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी नया आके ज्वाइन किया है, तो उसके सामने उस कंपनी या उस संगठन की नई-नई बातें जो उसको अच्छी लगे वो बोलिए। उसके सामने जिन समस्याओं से आप गुजर चुके हैं, वो समस्याएँ अपने अधीनस्थ को नहीं आने दें। जो-जो बातें आपको लगती है नकारात्मक है, ये एटलीस्ट शुरुआती दौर में उनके सामने ना करें। केवल सकारात्मक बातें और सकारात्मक ऊर्जा वाली बातें करने से ही किसी भी ग्रुप का कैसा भी गोल हो वो अचीव किया जा सकता है। अगर आपको लगान फ़िल्म का अगर एक सीन आपको याद होगा, कचरा नया-नया टीम में आता है, तो उसको टीम कैप्टन कैसे बोलता है कि कचरा तुम ये कर सकते हो, और कचरा बहुत अच्छा बॉलर बन जाता है। अगर शुरुआती दौर में ही अगर कचरा को बोला जाता है कि कचरा तुम्हारी बॉलिंग ठीक नहीं है, तो वो अच्छा बॉलर कभी बन ही नहीं पाता। तो एक अच्छी टीम के लिए हमेशा सकारात्मक बातें अपने अपने ग्रुप में, अपने संगठन में और अपने कार्यालय में करनी चाहिए। अगला पॉइंट ठीक इसके जैसा ही है कि नकारात्मक बातें कभी ना करें। देखो, 3 तरह की बातें हो सकती है कि एक तो आप न्यूट्रल बातें करें या बोले ही ना। दूसरा हो सकता है कि आप सकारात्मक बातें कर रहे हैं, इससे पॉजिटिव माहौल बनेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो केवल नकारात्मक बातें करेंगे। कृपया नकारात्मक बातें करने से बचें। नकारात्मक बातें करने से आपके मन में भी नकारात्मक भाव आएँगे। आपकी आपके भी आप किसी के भी रोल मॉडल भी हो सकते हैं। वो आपकी बातें सुन के वो भी नकारात्मक भाव से ग्रसित होगा, और सबसे बुरा असर पड़ेगा उस संगठन पर, उस ग्रुप पर, उस कार्यालय के पूरे माहौल पर। सब लोग सोचेंगे कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातें हो रही है, और अब तो इस ऑफिस में कोई काम करने का कोई सेंस नहीं रहा है। तो इन तरह की बातों से बचने के लिए नकारात्मक बातें कभी ना करें। अगर आप सकारात्मक कर सकते हैं तो करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नकारात्मक तो कभी नहीं करें। वो चाहे आपके बॉस के बारे में हो, चाहे कंपनी के नियमों के बारे में हो, चाहे आपके संगठन के स्ट्रक्चर के बारे में हो, या फिर किसी किसी भी पर्टिकुलर कामकाज के लिए नकारात्मक बातें कभी ना करें। एक इसी तरह की एक प्रॉब्लम और होती है एक संगठन में, कुछ लोग चुगली करने में बड़े माहिर होते हैं। आप भी अपने संगठन में कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनका प्राइमरी टास्क डेली रूटीन का यही होता है कि डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और बॉस के पास जाके उनके बारे में चुगली करना।
या इसका उल्टा भी हो सकता है, बॉस के पास कुछ बातें सुनना और सभी साथ वालों के बीच में आके उनके बारे में चुगली करना। तो चुगली केवल बॉस या बॉस के सामने अपने साथ वालों की या अपने साथ वालों के बीच में बॉस की यही नहीं है, आपस में भी एक दूसरे की चुगली इसमें शामिल है। तो कृपया चुगली करने से बचें। जो कोई कर रहा है उनको भी समझाएं कि अच्छा रहेगा कि कोई व्यक्तिगत बात है तो करे, चुगली से हमेशा बचें। चुगली करने से किसी का भी भला होगा, एक इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आज मैं आपके सामने किसी और की चुगली कर रहा हूँ, तो ये मान के चलिए किसी और के सामने मैं आपकी चुगली करते हुए भी कतई नहीं शर्माऊंगा, न कोई संकोच होगा। तो खुद चुगली करने से बचें, बाकी सब सुधर जाएंगे अपने आप। एक और महत्वपूर्ण बात है, कार्यालय की राजनीति से बचें। ऑफिस में पॉलिटिक्स कई जगह बहुत ऊंचे दर्जे की होती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग उसके शिकार भी रहे होंगे, लेकिन आप ये प्रण लें कि मुझे ऑफिस की राजनीति में भाग नहीं लेना है। आप इवन चाहे उनसे पीड़ित भी क्यों ना हो, आप बच के रहेंगे तो फिर इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ही होना है। प्रण कर लें कि कुछ भी हो जाए, ऑफिस की राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी की चुगली नहीं करेंगे, न उसकी राजनीति में हिस्सा लेंगे। आप किसी के शिकार हो जाएं तो थोड़े दिन के लिए सहन कर लें, लेकिन आप जिस दिन ऑफिस की राजनीति में खुद सक्रिय रूप से भाग लेने लगे, उस दिन आपके कार्यालय के जो समय है उसके साथ साथ में आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में भी उसका असर होना शुरू हो जाएगा। आपको दिन रात फिर वही गोटियां कहाँ कैसे सेट करनी है उनमें सोचने लगेंगे, बजाय कुछ अच्छी बातों के या कुछ सकारात्मक बातें करने के बजाय आपके दिमाग में यही बातें चलती रहेगी कि किसको कहाँ ठिकाने लगाएं। तो इन गोटियों सेट करने के बजाय हमेशा ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचें। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कुछ काम करने में जो संगठन के हित में हो और वो करने में अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर इस काम को सही तरीके से कर दिया तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा या मेरी पदोन्नति रुक जाएगी, अगर इस डर से ही अगर आप सही काम करने से बच रहे हैं या पीछे खिसक रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस डर से कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा या मेरा प्रमोशन नहीं होगा, इस डर से अगर आप गलत काम करने की आपको नौबत आए तो ऐसा कभी ना करें। इस डर को सबसे पहले निकाल दें। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ट्रांसफर होगा या आपकी पदोन्नति नहीं होगी। अगर गलत काम करने से आपकी पदोन्नति होती है तो कतई नहीं, ऐसी पदोन्नति को तो बिल्कुल कतई स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। अगर पदोन्नति के डर से या ट्रांसफर होने के डर से आप गलत काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। और आज आपसे एक छोटा सा गलत काम करवाया जा रहा है, कल उससे 2 गुना, उससे अगले दिन उससे 3 गुना, उससे अगले दिन 4 गुना आपसे गलत काम करवाया जाएगा। और फिर आपकी एक नब्ज पकड़ में आ जाएगी आपके वरिष्ठ अधिकारियों को। फिर आपको इस नाम से ब्लैकमेल किया जाएगा कि ये काम कर दो, नहीं तो पिछले वाले की अभी मैं आपकी रिपोर्ट करूंगा और आपके ऊपर एक्शन होगा या आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो इस डर से कभी गलत काम ना करें कि ये काम नहीं करूंगा तो मेरा पनिशमेंट के बाद मेरा प्रमोशन नहीं होगा या मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। सही काम करने के लिए आपके कितने ट्रांसफर झेलने पड़े, झेल लो। अशोक खेमका का नाम आपने सुना होगा, उनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। और सबसे अंतिम 21वीं बात यह है कि आप जिस भी रोल में हैं, आप अपने अधीनस्थ के और आप अपने वरिष्ठ अधिकारी के दोनों के रोल को समझने का प्रयास करें। अगर आप वरिष्ठ अधिकारी हैं तो आप अपने अधीनस्थों की मनोस्थिति या उसकी यथास्थिति के बारे में इमेजिन करके सोचें कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। या अगर आप खुद अधीनस्थ हैं तो आपको ये भी सोच के चलना चाहिए कि अपने वरिष्ठ अधिकारी अपने बॉस को क्या क्या काम करने होते हैं या वो किस मनोदशा से गुजर रहे होंगे। मनोदशा का यहाँ कहने का अर्थ है कि उनके ऊपर वर्कलोड कितना होगा। उनको भी अपने वरिष्ठ अधिकारी को सभी कामकाज के बारे में बताना होता है और उनको विवरण से अवगत कराना होता है। तो ये मेरी ड्यूटी नहीं है या इसमें मैं क्या करूं, ऐसा सोचने के बजाय ये भी सोच के चलें कि नहीं, बॉस की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उसमें हम नीचे वाले जितने लोग सहयोग करेंगे तभी वो पूरी टीम का काम कहलाएगा। अतः हर एक लेवल के पद की आपको यथास्थिति के बारे में, एटलीस्ट आप उस पर काम नहीं किए हैं लेकिन उसके बारे में सोच के तो देखें कि उस पद पर कितनी जिम्मेदारियां साथ में संलग्न होती होगी।
तो ये थी कुल 21 बातें। हो सकता है आप इन बातों में से किसी बात पर असहमत भी हो सकते हैं। अगर आप असहमत हैं तो भी बताएं, या फिर अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें आपके काम की ना हो, या फिर कुछ बातें मैं जो नहीं बता पाया हूँ, जो छूट गई हो, फिर कभी इसके बारे में प्रयास करूँगा। ये वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ मित्र हैं जिनके ये वीडियो काम का हो सकता है तो उन तक ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।